नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। राजसमंद के भीम से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे से गौ तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। गायों से भरी कंटेनर ने कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में कार सवार 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 की सहायता से भीम सीएचसी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद गायों से भरा कंटेनर छोड़कर चालक और साथी फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर भीम पुलिस मौके पर पहुंची। कंटेनर में ठूस ठूस कर गाय भरी हुई थी। भीम थाना क्षेत्र के NH8 आवल सारा घाटे की ये घटना बताई जा रही है। और अलकेश राजसमंद से हमारे साथ जुड़ गया। अलकेश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, जो किस्मत भरोसे अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किस्मत भरोसे ये गो तस्करी का खुलासा हुआ है। एक गोवंश से भरा हुआ कंटेनर जो जयपुर की तरफ जा रहा था, तभी ब्यावर की तरफ से आ रही एक कार थी। आवलसारा घाटे के पास जो तेज रफ्तार कंटेनर था, उस तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार को टक्कर मारने से वहां पर कार सवार में जो 2 व्यक्ति थे, वो दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों ही जो घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन दोनों को जो प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रेफर कर दिया गया। वहीं जब स्थानीय लोगों ने जब कंटेनर को खोल, क्योंकि हादसे के बाद कंटेनर भी क्षतिग्रस्त हो गया था, और जब मौके पर मौजूद लोगों ने कंटेनर को खोल कर देखा तो उसके अंदर काफी सारा गोवंश भरा हुआ था। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहाँ पर जो गोवंश था, उस गोवंश को पहले थाने के यहाँ लाया गया। बाद में उनको गौशाला पहुंचाने की जो कवायद है वो अभी की जा रही है। वही बड़ी बात है कि हादसे के बाद जो कंटेनर के अंदर कंटेनर चालक और एक अन्य व्यक्ति था, वो दोनों ही मौके से फरार हो गए। पुलिस अब जो कंटेनर के दस्तावेज के आधार पर दोनों ही जो ड्राइवर और अन्य जो व्यक्ति था उनकी तलाश कर रही है। अलकेश, आपने बताया कि कंटेनर के दस्तावेज से जो है वो तलाश की जा रही है, तो कंटेनर के दस्तावेज से ये पता नहीं चल पाया अब तक कि ये कंटेनर था किसका? अभी फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि ये कंटेनर में कहाँ था और कहाँ गोवंश को ले जाया जा रहा था। पुलिस का कहना यह है कि जब चालक और या वो जो अन्य व्यक्ति गाड़ी में सवार था, उनको पहचान हो पाएगी या वो पुलिस में काबू में आएंगे, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये किसको कहाँ ले जा रहे थे गोवंश को। क्योंकि अभी गोवंश को प्राथमिक पुलिस के सामने सबसे बड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो गोवंश मिला है, तो पुलिस के सामने प्राथमिकता ये है कि गोवंश को सुरक्षित एक बार वहां पर गौशाला पहुंचाया जाए। और वही पुलिस कागजों के आधार पर अब ये तलाश कर रही है, कंटेनर मालिक का पता कर रही है, और उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जानकारी के लिए अलकेश आपका धन्यवाद। और पाली के रोहट से बड़ी खबर, खेत में पति पत्नी का शव मिला है। मौके पर पहुंची रोहट थाना पुलिस। रहस्यमयी मौत का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। खेत में बनी ढाणी में पति पत्नी रह रहे थे। तो पति पत्नी की रहस्यमयी मौत हुई है पाली। बताया जा रहा है खेत के अंदर दोनों के शव मिले हैं और फिलहाल पूरे गांव के अंदर सनसनी। श्याम चौधरी पाली से हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या अपडेट इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, क्या जानकारी दी है पुलिस ने? क्या यह हत्या थी या आत्महत्या? जी, ये पाली जिले के रोड थाना क्षेत्र के सावंता गांव का मामला है, जहां पर एक पति पत्नी खेत की रखवाली के लिए खेत में ही बनी ढाणी में रहते थे और बीती रात्रि को दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद सवेरे इनकी जानकारी मिलने पर रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना में जांच में जुटी हुई है। पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पुलिस ने बताया है कि अभी दोनों ये पूरे मामले की एक बार जांच की जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या है। पुलिस दोनों के शवों को रोहट के अस्पताल मोर्चरी में रखवाया है, जहां अभी पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। श्याम, इनके उसी गांव के रहने वाले थे ये, या फिर जो है वो कहीं दूसरी जगह से? कुछ नाम, जानकारी, आस पड़ोसी लोगों ने कोई जानकारी दी इनके बारे में पुलिस को? ये समोसा गांव के रहने वाले थे और ये गांव के पास ही खेत में बनी ढाणी में रह रहे थे। जो ये दोनों, ये भील परिवार के बग्गाराम भील और उसकी पत्नी संतोष है, जो खेत में बनी ढाणी में खेत की रखवाली के चलते वहां रह रहे थे। और
बीती रात्रि को इनकी मौत हुई है और आज सवेरे जब इनकी मौत की सूचना मिली है उसके बाद रोड थाना पुलिस पहुंची है और अब इस जानकारी में जुटी है कि इस मौत के पीछे क्या कांड है, क्या वजह रही, कि आत्महत्या है या किसी ने इनकी हत्या की है। इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसकी मौत के क्या कांड है। जी, जानकारी के लिए श्याम आपका धन्यवाद। यह खबर दौसा से। NH 21 पर स्लीपर बस ने मजदूरों को कुचल दिया। हाईवे मरम्मत के कार्य में जुटे मजदूरों को कुचला गया। घायल 3 मजदूरों को सीकराय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हिट एंड रन के मामले में बस को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी करवाई। सिकंदरा टोल के समीप पुलिस ने स्लीपर बस को जब्त किया। हादसे में घायल हुए तीनों ही मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मेहंदीपुर बालाजी मोड़ के पास की यह घटना है। और आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या अपडेट इस हादसे को लेकर? ये घटनाक्रम मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर हुआ है और रात के समय जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो मजदूर थे, वो मरम्मत के कार्य में जुटे हुए थे। जो नेशनल हाईवे है वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था, ऐसे में उसकी मरम्मत की जा रही थी। लाल इंडिकेट भी लगा रखे थे, उसके बावजूद भी एक आगरा से जयपुर की तरफ एक स्लीपर बस जा रही थी, वो बेकाबू हो गई और इन जो मजदूर जो काम कर रहे थे इनको कुचलते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद भी जो हादसे के बाद ये स्लीपर बस रुकी नहीं यहाँ पर। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तीनों घायल जो मजदूर थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं स्लीपर बस की तलाश के लिए नाकेबंदी कराई गई, जहां सिकंदरा टोल प्लाजा पर इनकी नाकेबंदी में स्लीपर बस को जब्त कर लिया है। जो 3 मजदूर हैं उनका सिकराय अस्पताल में उपचार दिया गया, जहां से एक गंभीर जो मजदूर है उसको दौसा रेफर किया गया, जिसके कुछ फ्रैक्चर आए हैं। बाकी और जो 2 अन्य मजदूर हैं उनकी हालत खतरे से पूरी तरह बाहर है। आशीष, स्लीपर बस में ड्राइवर पुलिस के हाथ लगा या उसमें और भी मुसाफिर थे? बिल्कुल, उसमें और भी मुसाफिर थे, क्योंकि ये बस आगरा से जयपुर की तरफ जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने अन्य जो एक बस के माध्यम से जो यात्री हैं उनको गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। वहीं जो बस के चालक हैं और बस को जो चालक को गिरफ्तार कर लिया और बस को जब्त कर लिया। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बड़ी खबर भरतपुर से। 2 युवकों को जिंदा जलाने के मामले में अपडेट। भरतपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा में दबिश दी जा रही है। कल मृतक नासिर और जुनैद को किया गया सुपुर्द खाक। गोपालगढ़ थाना इलाके से अपहरण के बाद जले हुए शव मिले थे। भरतपुर पुलिस ने दोनों भाइयों की हत्या के बाद एक गिरफ्तारी की है और साथ ही साथ जानकारी ये मिल रही है। दीपक हमारे साथ जुड़ गए भरतपुर से। दीपक, क्या अपडेट इस गिरफ्तारी को लेकर? क्या बैकग्राउंड इस शख्स का जिसे गिरफ्तार किया गया है? देखिए, गोपालगढ़ थाना पुलिस ने रिंकू सैनी नाम के जो युवक है उसे गिरफ्तार किया है और जो जुनैद और नासिर है उनकी हत्या के आरोप में जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान इससे पूछताछ की जाएगी और अन्य जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार हरियाणा में जो दबिश है वो दी जा रही है और इससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अन्य जो आरोपी हैं वो अभी फरार चल रहे हैं और जो परिजन है वो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि AIM के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी वो भी जो है वो भरतपुर पहुंचेंगे और पहले वो पहाड़ी में एक सभा करेंगे और उसके बाद पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है उनका बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार के से मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो निश्चित नहीं हो पाया है। लेकिन सभा जो है वो की जाएगी और कल से ही ये पूरा मामला जो है वो गरमाया हुआ था। देर शाम को करीब 5 बजे जो जुनैद और नासिर थे उनको कड़ी मशक्कत के बाद, पंचायत के बाद जब ये सहमति बनी कि अब इनको जो है आर्थिक सहायता राशि और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, उसके बाद उनको जो है सुपुर्द खाक किया गया। जी दीपक, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया उसने बाकी साथियों के बारे में कोई जानकारी दी? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में जो है निकल करके कुछ सामने नहीं आया है। पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो आरोपी गिरफ्तार किया है उससे लगातार
पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, यानी कि जो कुछ वो बता रहा है उसको बाहर उजागर नहीं किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी उस सारी चीज को गोपनीय रख रहे हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे पूछताछ की जा रही है, वो अन्य अपराधियों के बारे में क्या बता रहा है, कहाँ उसके साथी छिपे हुए हैं, उसको लेकर के लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन पुलिस के अधिकारी उसे अभी उजागर नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसे पूरी तरह गोपनीय रखा जा रहा है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीकर के नीम का थाना में एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं चालक और ईएमटी ने एम्बुलेंस से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पर वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। साथ ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, इससे यातायात बाधित रहा। ये नीम का थाना के हाईवे की तस्वीरें हैं। आग किस वजह से लगी एम्बुलेंस में, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इस एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था उस वक्त, लेकिन चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ओवरब्रिज है जो फ्लाईओवर की तरह गुजर रहा है और इसी के ऊपर चलती इस एम्बुलेंस के अंदर आग लग गई। और जब आग बहुत तेज धधक उठी तो आमने सामने से आ रहे वाहन दूर ही रुक गए। एक लंबी कतारें जो है वो वाहनों की दोनों तरफ लग गई। गाड़ी नीचे कोई एक्सीलेटर वायर खराब हो गया था, तो वो एक्सीलेटर वायर डलवा के नया, और मिस्त्री ने ये कहा कि मैं एक बार इसको चला करके देख लूँ वायर में कोई मिस्टेक तो नहीं है क्या। तब गाड़ी तो 100 मीटर सारी 150 मीटर गाड़ी नहीं चली है और गाड़ी आग पकड़। और ये खबर बीकानेर से। छत्तीसगढ़ पुलिस की एनडीपीएस कार्रवाई। 100 ग्राम अफीम के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से एक गाड़ी जब्त की गई है। गोडू निवासी राजेश थापन और 3PSSM निवासी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया है मुकदमा। छत्तीसगढ़ सत्तासर सड़क मार्ग पर यह कार्रवाई की गई। खाजूवाला डीवाईएसपी विनोद कुमार के सुपरविजन में कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ थानाधिकारी जय कुमार भादु ने यह कार्रवाई की है। अलवर के धर्मपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर करीब 10 से ज्यादा लोगों ने 2 महिलाओं पर लाठियों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में सास बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कजोड़ गुर्जर ने महिला से जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन लेने के बावजूद आरोपी पक्ष की ओर से पैसे की मांग की जा रही थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। फिलहाल पीड़ित पक्ष की ओर से अकबरपुर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। खेत में गया था, जाते ही फांसे काट रहे थे, जाते ही उन्होंने हमको पीटा पीटी करा था। ठाड़ से कब्जा करवा के लिए खेत मारा। खेत पे कितने लोगों ने कुल हमला किया है? 20। अच्छा, कौन से गांव के मामला ये? धर्मपुरा। लाठी दी उन्हें खूब और ये टाचा स्वांगली काटी थी। ये है हमारे नटने का बारा के पास में धर्मपुरा गांव। इनका खेत का मामला है, थोड़ा सा उसको विवाद करके इनको ठाड़ से कब्जा करना चाहते हैं। इनको मारपीट करके ये खेत में फांसा काटने गई थी 2 सासू बहू, और उनको पीछे से 10-15 लोग आए एकदम से और उनके मारपीट करना चाहते, इनको दमादम से। और ये खबर भरतपुर से। ओवैसी की सभा को मंजूरी मिल गई। आज पहाड़ी कस्बे में सभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। जिला प्रशासन ने असदुद्दीन ओवैसी की सभा को मंजूरी दे दी है। सभा के बाद गांव घाट मीका जाएंगे। AIMIM चीफ ओवैसी मृतक जावेद और नासिर के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे के बाद असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर पहुंचेंगे। यह खबर डूंगरपुर से। लूट का खुलासा किया गया। फाइनेंस कर्मियों से 1,60,000 रुपए की लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने
लूट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 6 फरवरी को लिखतिया के पास लूट की वारदात हुई थी। आंखों में मिर्च डालकर फाइनेंस कर्मियों से लूटपाट की गई थी। तो 6 फरवरी को जो लूट की वारदात हुई थी, आखिरकार पुलिस ने उसे सुलझा लिया है। और सीएम गहलोत का सिरोही दौरा, सीएम अशोक गहलोत का सिरोही दौरा आज है। मीणा समाज के महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। गौतम ऋषि महादेव मंदिर में दोपहर 1:30 बजे आने का कार्यक्रम है। उदयपुर और सिरोही के प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप। सीएम अशोक गहलोत आज सिरोही पहुंचने वाले हैं, मीणा महासम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं और तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से सिरोही में कर ली गई हैं। गौतम ऋषि महादेव मंदिर में दोपहर 1:30 बजे अशोक गहलोत के पहुंचने का कार्यक्रम है। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिरोही में। पूरी तैयारियां कर ली गई है सिरोही में। स्थानीय नेता वहां पर मौजूद हैं। सारी तैयारियों का जायजा वहां पर लिया जा रहा है। आज मीणा समाज का महासम्मेलन है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करने जा रहे हैं। ये सिरोही की उस सभा की तस्वीरें हैं जहां पर आज ये सम्मेलन होने जा रहा है। और उससे पहले इस महासम्मेलन में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंदिर में जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे उनका कार्यक्रम रखा गया मंदिर का, और फिर बाद में सभा में पहुंचेंगे। गौतम ऋषि महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे। यहां पर वो इस सभा को संबोधित भी करेंगे। पूरे राजस्थान यानी कि पूरे प्रदेश भर के मीणा समाज का ये महासम्मेलन है। प्रतीक सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, इस महासम्मेलन को लेकर क्या तैयारियां सिरोही में? बिल्कुल आसिफ, देखना चाहे तो यहाँ पर जो चुनावी साल जो चल रहा है, यहाँ पर लगातार नेताओं का जो आना जाना है। इसी क्रम में जो है आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जो है 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पर मीणा समाज के सबसे प्रचलित विश्वविख्यात जो गौतम ऋषि महादेव मंदिर है, वहाँ पर जो मीणा समाज का महासम्मेलन जो हो रहा है, उसको लेकर जो है उस कार्यक्रम में जो अशोक गहलोत जो और कई दिग्गज नेता जो है आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम को लेकर जो है कई तैयारियां की गई है। उदयपुर और सिरोही व जोधपुर तीनों प्रशासन ने मिलकर चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। मौके मौके पर जो है पुलिस जाब्ता लगाया गया है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, जिसको लेकर भी विशेष टीम गठित की गई है। और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की मॉनिटरिंग को लगाकर जो है यहाँ पर जो है पूरी देखरेख की जा रही है। और लगातार कहीं न कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री यहाँ पर 1:30 बजे का आने का प्रस्तावित जो कार्यक्रम है वो आकर जो है भगवान गौतम ऋषि महादेव के मंदिर में जाएंगे। और मीणा समाज का होने वाला ये सम्मेलन जो है शिवरात्रि के दिन इसमें भाग लेंगे और उसके बाद में जोधपुर जाने का प्रोग्राम बताया जा रहा है। जी प्रतीक, चूंकि मीणा समाज का ये महासम्मेलन है, कौन कौन से वो बड़े मीणा नेता हैं जो पहुंचेंगे? क्या दोनों ही पार्टियों के मीणा नेता यहाँ पर पहुंचेंगे? जी बात की जाए तो यह मीणा जो है ये पहली बार जो सम्मेलन जो हो रहा है यहाँ पर शिवरात्रि के दिन जो सम्मेलन जो हो रहा है यहाँ पर जो है कई जो है जो भाजपा के भी जो है मीणा समाज के जो नेता का आने का जो है प्रस्ताव बताया जा रहा है। लेकिन हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर विशेष तौर से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही आने का जो प्रस्ताव का जो है प्रोग्राम जो रखा गया है। लेकिन फिर दूसरे नेताओं का जो अभी जो है कुछ कंफर्म नहीं किया गया अभी। जी आसिफ। जी, जानकारी के लिए प्रतीक आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर जयपुर से, किसानों को घर बैठे फसल बीमा पॉलिसी, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ आज है। आज से किसानों को घर बैठे फसल बीमा पॉलिसी मिलेगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया सुबह 11 बजे शुभारंभ करेंगे। ग्राम पंचायत कालख में राज्य स्तरीय योजना का शुभारंभ किया जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को अब सीधा लाभ मिलेगा। इस पॉलिसी का नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आज से किसानों को घर बैठे ये फसल बीमा पॉलिसी मिलेगी और सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद इस पॉलिसी का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अब सीधा लाभ किसानों को घर बैठे मिलेगा। कार्यक्रम का नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं राजस्थान के कृषि मंत्री राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश से बात करते हैं। राकेश, क्या हाइलाइट्स होंगे इस पॉलिसी के, कैसे लाभ मिलेगा किसानों को, क्योंकि घर बैठे अगर उन्हें ये पॉलिसी दी जा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। राकेश, क्या लाभ किसानों को? बिल्कुल, देखिए आसिफ, चूंकि राजस्थान पहले भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो जिस तरीके से इसका लाभ किसानों को दिया जाए, इसमें देश भर में प्रथम राज्यों में है और केंद्र भी इस मामले की तारीफ कर चुका है। क्योंकि जिस तरीके से किसानों को जो फसल बीमा का लाभ दिया जा रहा है, उनकी पॉलिसी जो है उनके हाथों में आज से राज्य सरकार देगी। यानी किसान की जो पॉलिसी होगी, किस बीमा कंपनी की है, कुल कितना बीमा है, कितनी उसकी फसल है, इसकी पूरी जानकारी अब तो किसान के हाथ में होगी। अगर उसको फसल बीमा का लाभ लेना है तो उसको किस तरीके से संपर्क करना चाहिए, ये तमाम जानकारियां राज्य सरकार जो है किसानों के खुद सुपुर्द करने जा रही है। क्योंकि बीमा कंपनियां कई बार आनाकानी करती हैं या किसानों को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो अब किसानों को ये सभी जो जानकारियां और सुविधाएं खुद अपने हाथों में ही मिल जाएंगी। आज से ये पहले चरण की शुरुआत है और ये पूरे राजस्थान में शुरू होगा। क्योंकि पहले भी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत राजस्थान पहला राज्य था जिसने सभी जो पॉलिसीज हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल पर किया था। सरकारी दखलंदाजी इसमें कम से कम करती थी ताकि किसानों के साथ चीटिंग ना हो। जिस तरीके से राजस्व विभाग के अधिकारी या बीमा कंपनियां जो है मन मर्जी करती थी, उस पर अंकुश लगे। यानी ऑनलाइन ट्रांसफर होगा तो किसान के खाते में पैसा जाएगा। अब पॉलिसी अगर उसके हाथ में होगी तो किसान इसका लाभ ले पाएगा। ये नवाचार राजस्थान में शुरू हो रहा है। निश्चित तौर पर राजस्थान से ये नवाचार कई राज्यों में आगे भी बढ़ सकता है। आज कृषि मंत्री लालचंद कटारिया इसका पूरे प्रदेश राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें कई जो स्थानीय प्रतिनिधि और किसान नेता भी शामिल हो रहे हैं। राकेश, 11 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद में किसानों के घर तक ये पॉलिसी पहुंचने का सिलसिला कब से शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, आज से ही ये सिलसिला आसिफ शुरू होगा। क्योंकि आज 11 बजे इसकी शुभारंभ की जा रही है। तमाम कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी जो है इसका दायित्व सौंपा गया है। कृषि विभाग के साथ साथ राजस्व विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी गया है चल रही है। और दूसरी जो बीमाएं हैं, दूसरी जो उनकी फसलें हैं, चाहे सब्जी हो, उनका जो बीमा उन्होंने करवाया है उसका लाभ उनको मिल सके। खासतौर पर गेहूं, सरसों का जो बीमा है उसकी प्रथम चरण में जो पॉलिसियां हैं वो राज्य सरकार किसानों तक पहुंचा रही हैं। और सभी कृषि विभाग के अधिकारी आज जिला स्तर पर भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अपने अपने जिलों में आज से इस योजना को शुरू कर दिया गया है। तमाम किसानों को ये पॉलिसियां अब घर बैठे ही मिल सकेंगी। जानकारी के लिए राकेश आपका धन्यवाद। राजधानी जयपुर में मस्जिद रेजिडेंसी सी स्कीम द्वारा चल रही भूख हड़ताल 128 घंटे के बाद समाप्त हो गई। बीती रात 87 वर्षीय हाजी अब्दुल कयूम को आखिरकार जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म की गई। मामले में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने दखल दिया और मामले में वक्फ सदस्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान की मध्यस्थता में सचिवालय में बैठक हुई। बैठक के बाद एक अस्थायी कमेटी बनाने पर रजामंदी बनी। इसके बाद वक्फ बोर्ड सदस्य सैयद शाहिद हसन की सरपरस्ती में 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। तो एक 87 साल के बुजुर्ग इस हड़ताल पर बैठे थे और कल जो है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस हड़ताल को खत्म करवाया। 128 घंटे से ये भूख हड़ताल पर थे।
सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में 6 सदस्यों का चयन किया गया है और ये 6 सदस्य इस पूरे मामले को देखेंगे। साले मोहम्मद, प्रताप सिंह खाचरियावास और रफीक खान तीनों के दखल के बाद इस भूख हड़ताल को खत्म किया गया। प्रदेश के कई जिलों में फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। झुंझुनू और कोटपुतली में कोहरे से जनजीवन प्रभावित रहा। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को कोहरे की वजह से दिन में हेडलाइट जलानी पड़ रही है। तो आज एक बार फिर से शेखावटी की और जयपुर ग्रामीण से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है, चाहे वो झुंझुनू चूरू हो या फिर कोटपुतली, जहां पर आज सुबह सुबह एक बार फिर से घना कोहरा दिखाई दिया। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं प्रदेश में और मार्च दस्तक देने वाला है। दिन में आजकल तापमान भी ज्यादा रहने लगा है, बावजूद इसके अचानक से जो है वो आज सुबह कोहरा देखा गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए